सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन, एक का कानून, या एक कह लीजिए एक का तरीका दोहराया जाता है। इस किताब में दी हुई जानकारी आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं, या इसे सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये आपका फ्री विल है जो हम सभी को अनंत रचयिता ने दिया है। दोस्तों, आज का सत्र शुरू करेंगे। सत्र 11 जो रिकॉर्ड किया है जनवरी 28, 1981। जैसे हमेशा राह कहते हैं सत्र शुरू होने के पहले, हम राह है, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। हम अब संवाद करने के लिए तैयार हैं। ताकि डॉन पूछते हैं, क्या हमें इस तरीकों को शामिल करना चाहिए जिसका इस्तेमाल हम आपको बुलाने के लिए करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह सत्र हो रहा है। क्या हम इसे इस किताब में डाल सकते हैं? रा कहते हैं, इसका इतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि हमारा सुझाव सही संपर्क को स्थापित करने के लिए है, जिससे हम कार्ला के द्वारा इस समूह से संपर्क करते हैं। दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ वन का किताब जो है कार्ला, डॉन और जिम के द्वारा जो हो रहा है, उसके बारे में सवाल था। रा कहते कि इसको कोई बुक में अलग से डालने की जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका इतना महत्व भी नहीं है। तो डॉन आगे पूछता है, क्या इन सत्रों के दौरान नाम उपस्थित से कार्ला को कोई सहायता मिल सकती है? क्या समूह के अंदर व्यक्तियों की संख्या का इन सत्रों पर कोई असर पड़ता है? रा बोलते हैं, इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां डॉन और जिम है। ये दोनों इकाइयां अतिरिक्त सहायता के कार्ला के आराम देते हैं, जिसमें वो दोनों कार्ला को अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक ऊर्जा देकर ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे उनका प्रेम भी होता है। डॉन आगे पूछता है, आपने कल हमें बताया था कि मेल्डक के युद्ध के कारण पूरे तबाही हो गया था।
यदि मेंढक ने खुद को तबाह नहीं किया होता, तो क्या ऐसा ग्रह होता जो खुद की सेवा का होता और वो इकाइयाँ आगे के घनत्वता में चले जाते, यानी कि चौथे घनत्वता नकारात्मक अर्थ में या खुद की सेवा के अर्थ में। दोस्तों खुद की सेवा की सोच वाले और दूसरों की सेवा की सोच वाले दोनों मिले-जुले होते हैं। कोई ऐसा भी होता है, उनका कुछ पता ही नहीं होता। वो खुद की सेवा कर रहे हैं या दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता। वो फिर उनका वही दूसरे घनत्वता में फिर से जन्म लेते हैं, पुनरपि जन्म जैसे। तो रा इसका जवाब देता है, जो मेंढक के लोगों का समूह था, वो आपके ग्रह की तरह मिश्रित सोच वाले लोग थे। इस प्रकार हालाँकि ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वहाँ मिश्रित कटाई होती। कुछ शायद चौथी घनत्वता में जाते, कुछ शायद खुद के सेवा वाले चौथे घनत्वता में जाते और उनमें से काफ़ी लोग तीसरी घनत्वता के दोहराते। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि एक ही वक़्त में एक स्थिति में कोई कार्य होता है तो काफ़ी संभावनाएँ होती हैं। ये रुक भी सकता है और ऐसी स्थितियाँ में नई संभावना भी शुरू हो जाता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर याद कर सकते हैं कि कोविड का समय था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया रुक गई है। बट दोस्तों ऐसा नहीं था, उस समय कई संभावनाएँ पैदा भी हो रही थी। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम बोलो या स्कूल फ्रॉम होम बोलो या अनंत टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसी दौरान हुआ। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं अलग-अलग जगहों से, ये भी उसी एक अनंत संभावनाओं का ही एक एग्ज़ाम्पल है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, डॉन आगे पूछता है कि क्या कोई ऐसा ग्रह है जो सूरज के पीछे है और हमारे ग्रह के ऑर्बिट में हमसे ठीक विपरीत है और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं? रा कहते हैं, हाँ, एक गोला है। दोस्तों इधर रा ने गोला बोला है, इसका रीज़न भी हम आगे समझेंगे। एक गोला है उस जगह जो कि सूरज के पीछे है और काफ़ी ठंडा है। ये इतना बड़ा है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में फिट है, लेकिन इसे अभी ग्रह नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अभी पहली घनत्वता में लॉक है। दोस्तों इसको समझने के लिए जैसे कि हमारा जो सूरज है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके नेक्स्ट सर्कल में आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र और उसके बाद आता है हमारी धरती और उसके एग्ज़ैक्ट अपोज़िट में एक जो ग्रह की बात हो रही है इधर, वो है। लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाया जाता एग्ज़ैक्ट पीछे है, इवन दो हमारी धरती घूमती है तो वो भी मान लो कि धरती 10 डिग्री, 15 डिग्री जैसे घूमेगा, तो वो भी उतने डिग्री में घूम जाता है। तो हमेशा वो हमारे पीछे ही रहेगा, तो ये इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। यही रहा इधर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, डॉन पूछते हैं, आपने कहा था कि मेल्डक की इकाइयाँ शायद कुछ इकाइयाँ चौथी घनत्वता नकारात्मक में जाते हैं। क्या ऐसा लोग जो अभी हमारे वर्तमान में तीसरी घनत्वता में है और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगह जा सके दे सकते हैं जो चौथी घनत्वता खुद की सेवा वाला नकारात्मक ग्रह हो? क्या बोलते हैं आपका सवाल अस्पष्ट है, कृपया फिर से पूछिए। डॉन फिर से पूछते हैं, जब हमारा चक्र पूरा हो जाएगा और लोग आगे की घनत्वता में जाएँगे, तो क्या ये संभव है कि कोई इकाइयाँ इस तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्व का ग्रह के में जाए और जो कि खुद की सेवा वाला या नकारात्मक हो? रा बोलते हैं, हमने आपके सवाल की विशेषता को समझा है। इस कटाई में ये संभावना है कि इस तरह की कटाई हो, हालाँकि ये कम ही होगा, बट ये सही है। डॉन आगे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि
अडोल्फ हिटलर के साथ क्या हो रहा बोलते हैं, वो इकाई जिसे आप अडोल्फ के रूप में जानते थे, अभी वो आपके ग्रह के बल क्षेत्र के मध्य एस्ट्रल स्तर पर इलाज की प्रक्रिया में गुजर रहा है। ये इकाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हालांकि वो उन परिस्थितियों के बारे में जानता है कि उसके रासायनिक शरीर के समापन यानी कि मरने के बाद उसके कंपनता के लिए स्तर में परिवर्तन आया है। फिर भी उसे काफी देखभाल की जरूरत है। दोस्तों, जो हिटलर के बारे में हम जानते हैं, इतना क्रूर था, फिर भी उसके आत्मा की हीलिंग की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो इतना समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अभी तक तो मैं अच्छे से जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो अचानक कि मुझे क्या हो गया। इसलिए अभी उसको आत्मा का हीलिंग चालू है। फिर आके रहे उनको तो डाउन आगे पूछता है, क्या हमारे इतिहास में कोई ऐसा है जो सामान्य रूप से जाने माना हो और जो चौथी घनत्वता में खुद की सेवा या नकारात्मक प्रकार के ग्रह पर गया हो या जाने वाला हो। राह बोलते हैं, इस प्रकार की इकाइयां जिनकी कटाई हुई है वो काफी कम है। हालांकि कुछ ने 8वें स्तर को भेद लिया है, जो केवल छठी से 7वें में जाने पर ही खुलता है। 8वें या अनंत बुद्धिमानता के स्तर को भेदने से चक्र के दौरान किसी भी समय स्थान पर यदि कोई चाहे तो उसकी कटाई हो सकती है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए जो 8वीं घनत्वता के बारे में जो राह बोल रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी वहां पे है। हम तो अभी तीसरी घनत्वता में है, उसके बाद अब चौथी आएगी, पांचवी आएगी, छठी, सातवीं, फिर आठवीं आएगी। तो डॉन आके पूछते हैं, क्या इनमें से कोई व्यक्ति को हमारे ग्रह के इतिहास में जाना माना है? क्या बोलते हैं, हम कुछ का नाम बताएंगे, वो जिसे तारस बुल्बा जाना जाता है और चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है रासपुतीन के नाम से। तो डॉन आगे पूछते हैं, उन्होंने ऐसे कैसे हासिल किया, इसे हासिल करने के लिए उन्हें क्या आवश्यकता थी? क्या बोलते हैं, उन सभी इकाइयों को अटलांटिस के समय की बातें याद थी। उन्हें इसकी अच्छे से समझ थी कि अनंत बुद्धिमानता के प्रवेश द्वारा को खोलने के लिए किस प्रकार की क्या के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मेमोरी अच्छी थी, कहने का मतलब राव बोल रहा है। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या इससे उन्हें वहां करने में मदद मिली, जिसे हम जादू का कहते हैं? क्या वो अलौकिक कार्य करते थे जब वो धरती पर जीवित थे? जवाब देते हैं, हाँ ये सही है। पहली दो इकाइयां जो थे, यानी तारस बुल्बा और चंगेज खान, इन्होंने सचेत रूप से इन क्षमताओं का बहुत कम उपयोग किया। हालांकि उनके सुझाव खुद की सेवा की तरफ था और उन्होंने अनुशासित तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ा, इसे दुगुना और चौगुना किया और इस प्रवेश द्वारा को और शक्तिशाली बनाया। तीसरी इकाई यानी कि रास्पुतीन जानबूझकर बिना किसी मौके को छोड़ा खुद की सेवा के रास्ते पर चला। तो दोस्तों, ये जो पहले दो इकाई थे, उन्होंने अपना जीत के चक्कर में किया, लेकिन रास्पुतीन जो था, उन्होंने जानबूझकर कोई मौका नहीं छोड़ा कि अपना खुद के सेवा में तत्परता और हासिल किया। इधर राह बोलने की कोशिश कर रहे। तो डॉन आगे पूछते हैं, ये इकाइयां अभी कहाँ है? राह बोलते हैं, ये इकाइयां अभी चौथी घनत्वता में है, इसलिए उनके स्थान समय अलग अलग है। हर इकाई के स्थान समय का अनुमान लगाना आपकी समझ के अनुकूल नहीं है। इनमें से प्रत्येक ने चौथी घनत्वता का ग्रह चुना है, जो एक के कानून के समझ को
खुद की सेवा के माध्यम से समर्पित है। उनमें से एक ओरियन समूह में है, एक कैसिपियो में है और एक दक्षिण फ्रांस में है। हालांकि ये स्थान पूरी तरह से सटीक नहीं है। आपको यह समझने के लिए हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिक गणिताओं को शब्दावली नहीं है। दोस्तों, ये जो कैसियोपिया या ओरियन समूह या दक्षिणी फ्रांस के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये आप अगर कभी आकाश की तरफ देखोगे तो आपको जो तारे दिखेंगे, अलग-अलग शेप में तारे दिखेंगे, जो कुछ ऐसे क्रॉस के समान दिखेंगे या कुछ एच शेप में दिखेंगे या एक जिगजैग के शेप में दिखेंगे। आप कभी कोशिश करके देख लेना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ मास्टर ने कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस भी लिया था, इसी का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। ये मेरा मानना है, बाकी आपके फ्री विल है। डॉन आगे पूछते हैं, ओरियन समूह में कौन गया? आप बोलते हैं, जिसे चंगेज खान से जाना जाता है। डॉन आगे पूछते हैं, वह वर्तमान में वहाँ क्या करते हैं? उसका काम या पेशा क्या है? वह क्या करते हैं? आप बोलते हैं, यह इकाइयाँ अपने तरीके से रचयिता की सेवा करते हैं। दोस्तों, सोच नकारात्मक हो या सकारात्मक, खुद की सेवा हो या दूसरों की, अंत में सेवा तो रचयिता की होती है। एक होता है ज्ञान से सेवा कर रहा होता है, दूसरा अज्ञान में कर रहा होता है, उसको पता नहीं, लेकिन वो सेवा जो है अंत में रचयिता का होता है। अब चाहे नेगेटिव वाला हो, पॉजिटिव वाला, सकारात्मक या नकारात्मक। तो चलिए फिर आगे डॉन पूछते हैं, क्या आपके लिए यह बताना असंभव है कि वह यह सेवा कैसे करता है? राम बोलते हैं, हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना संभव है। हालांकि हम किसी भी अवसर का उपयोग करते हैं जो हमें इस बुनियादी समझ सीख को दोहराने के लिए हो सकता है कि सभी प्राणी रचयिता की सेवा करते हैं। जिसे आप चंगेज खान के रूप में जानते हैं, उसने वर्तमान में एक भौतिक प्रकाश के शरीर में जन्म लिया। लाइट बॉडी बोलते हैं भौतिक प्रकाश का, यानी जिसका काम उन लोगों तक विचार नियंत्रण की सामग्री का प्रसार करता है जिन्हें आप ओरियन के लड़ाके कह सकते हैं। वह जैसे कि आप इस इकाई को शिपिंग क्लर्क कह सकता है। दोस्तों देखो, इतना बड़ा आदमी आखिर में चौथी घनत्व तत्व में जाके क्या कर रहा है? एक क्लर्क का काम कर रहा है। डॉन आगे पूछते हैं, ओरियन के लड़ाके क्या करते हैं? बोलते हैं, ओरियन के लड़ाके ग्रहों के उन समूह को जीतने के लिए अपने रथों में चलते हैं, इससे पहले कि वो समूह एक जैसे सोच वाले समूह बनने के चरण तक पहुंच न जाए। यानी कि उनके सोच किसी एक दिशा में एक जैसे न हो जाए। डॉन आके पूछते हैं, एक ग्रह किसी अवस्था में एक जैसे सोच यानी कि समाज की सोच का प्राप्त करता है? बोलता है, एक समाज एक जैसे सोच वाला तब बनता जाता है जब इसकी इकाइयां पूरी समूह निरंतर एक दिशा में एक ही खोज में निकल जाते हैं। जब समाज के सभी लोग और उनका दिमाग वृक्ष की जड़ों तक एक ही सोच हो जाए, तब तक सामाजिक सोच का निर्माण होता है। इस परिसर के फायदे हैं कि सामाजिक अस्तित्व को समझने में अपेक्षाकृत कम विकृति होता है और एक दिशा में झुकाव में भी अपेक्षाकृत कम विकृति होती है, क्योंकि सभी सभी समाज की इकाइयां उपलब्ध है, यानी कि सभी इकाई पूरे समाज के बेहतर के लिए बिना किसी भेदभाव के सोचता है और सभी एक ही सत्य की खोज पर निकलते हैं, तो सभी को लाभ होता है।
दोस्तों इसको थोड़ा-सा विस्तार रूप में अगर समझना चाहे तो जैसे हम जो ब्रिटिश के इसमें थे कंट्रोल में, जब एक जन आंदोलन निकला, सबका एक जैसे सोच आया ताकि वो ब्रिटिश हमारा देश छोड़ के चले गए। इसको हम इधर लिंक लगा सकते हैं। जब हम एक साथ एक जैसे सोच वाले हो गए, तब जाके वो संभव हुआ। और ये जो हम एक का कानून की बात कर रहे हैं, इसमें हम अगर सब तक ये एक का कानून को पहुँचाना है तो इसके लिए पहले हम खुद को इसको समझना ज़रूरी है। जैसे अगर हम खुद इसको समझ रहे, किसी ने बोला तो जैसे अत्री जी बोलते थे कि एक एनलाइटेंड मास्टर जो है, जो कोई बोलता है तो उसको सुनेगा, सुनने के बाद सिर्फ मानेगा नहीं, उसको खुद पढ़ेगा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपना एक खुद का अनुभव भी आएगा दोस्तों, तब जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सोच में ला सकते हैं। तो पहला काम जो हमको हमारे ऊपर ही करना है दोस्तों। जैसे कि एक 3 ई का प्रिंसिपल है। जैसे अभी 3 ई का मतलब एक एक होता है, पहला ई एक्सपेरिमेंट करना और उसका एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अब हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। जब इस एक्सपेरिमेंट का जो अनुभव आएगा, तो उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। और जो आया हुआ एक्सपीरियंस को हम अगर दूसरों के सामने रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उसको हम अपने अनुभव को हम सामने रखते हैं, तो ये पूरे समाज को जोड़ने के लिए ये थोड़ा-सा प्रिंसिपल को मैंने याद दिलाया आप लोगों को, इसको कनेक्ट करके। तो आगे बढ़ते हैं। डॉन पूछता है, फिर हमारे पास मन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हम इस ग्रह पर आने वाले ओरियन के लड़ाके हैं, वो ऐसा कैसे करते हैं? वह बोलते हैं, सभी की तरह वे भी स्वतंत्र इच्छा के देखते हुए एक ही कानून का पालन करते हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है, जो उन्हें कॉल करते हैं, फिर वो जो पुकार लगाते हैं, आपकी तरह इस ग्रह में उनके अनुभव और धारणा और अनेक हिसाब से एक के कानून का जो समझ है, उसका प्रचार करते हैं, जो कि खुद के सेवा का है। इस प्रकार वो एलिट्स बन जाते हैं। एलिट्स का मतलब है एक पावरफुल आदमी बन जाता है। इनके द्वारा एक ऐसी स्थिति बनता है, शुरू होता है जैसे जिससे ग्रह का बचे हुए सारे इकाइयाँ उनके खुद के स्वतंत्र इच्छा से गुलाम होना स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, इधर थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है कि जो जो एक का कानून कई हमको एक्सप्लेन करेंगे ओरियन के समूह, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव जो है खुद की सेवा का है। ये इधर आप बोलने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे-जैसे उनको वो उनके कंट्रोल में चले जाएँगे सब एक जैसे सोच वाले हमारे, फिर वो पावरफुल बन जाते हैं, फिर हम उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो सक्सेसफुल होते हैं लेकिन हम उनके गुलाम बन जाते हैं। ये कहने का मतलब है राग का इधर। आगे डॉन पूछते हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं जिन्होंने लड़ाकों से संपर्क प्राप्त किया था? यानी कि कोई ऐसा नाम जो आज इस ग्रह में जाना-माना है? रा बोलते हैं, हम स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करने के इच्छुक नहीं हैं। उन लोगों के नाम बताना जिसका संबंध आपके भविष्य की स्थापना समय से है, उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए हम इस जानकारी को रोकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन निकायों का कार्यों के बारे में सोचें, जिन्हें आप ताकत के विकृति का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। इस तरह आप खुद इस जानकारी का पता लगा सकते हैं। हम इस तरह के खेलों में दखलंदाज नहीं करना चाहते। तो आगे राव बोलते कि इसका कटाई से कोई लेना-देना नहीं है। दोस्तों इधर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इसका इन्फॉर्मेशन आज़ादी का उल्लंघन है। हम प्रेज़ेंट वाला जो सिचुएशन है उसको हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन आप इसे जान सकते हैं।
जैसे कि आप उनका कामों से, उनका जो पावर है, उनका कर्म है, विकृत है, ये समझते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी इसमें ज़्यादा समय व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कटाई से कोई लेना-देना नहीं है। तो हम आगे पूछते हैं, ओरियन के लड़ाके अपने अवधारणाओं को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों तक कैसे पहुँचते हैं? रा बोलते हैं, खुद की सेवा के प्रति झुकाव के 2 मुख्य तरीके हैं। ठीक उसी तरह जैसे दूसरों की सेवा का प्रति झुकाव के 2 मुख्य तरीके होते हैं। आपके स्तर यानी कि ग्रह पर ये इकाइयाँ हैं जो अभ्यास और अनुशासन का पालन करके उन सूचना और शक्ति के स्रोत से संपर्क कर लेते हैं, जो अनंत बुद्धिमानता के द्वार को खोल देते हैं। दोस्तों, अनंत बुद्धिमानिता का मतलब यहाँ जो थोड़ा बोलना चाह रहे हैं, तरीका दोनों के पास है। जैसे खुद की सेवा करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, तो दोनों के पास है। उनको पता है कि हवा में से चीज़ें कैसे निकाली जाती है। खुद की सेवा वाले भी ये इन्फॉर्मेशन उनको इतना मेमोरी है, ताकत है, तो वो हवा में से कैसे चीज़ें निकाली जाती है, इसी को बोलते हैं अनंत बुद्धिमानिता। फिर कुछ ऐसे भी इकाइयाँ हैं, जिनकी कंपनता उन्हें बहुत कम या बिना किसी कठिनाइयाँ, बिना किसी प्रशिक्षण और बिना किसी नियंत्रण के प्रवेश द्वार खोलने की अनुमति देता है और उनका पूरी तरह से खुद की सेवा के साथ संपर्क होता है, जिससे दूसरों के साथ हेरा-फेरी करने के प्रमुख विकृति होती है। डॉन आगे पूछते हैं, ओरियन के लड़ाकों द्वारा इस लोगों को किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? क्या बोलते हैं, ओरियन समूह एक के कानून से संबंधित जानकारी देता है, जिसका झुकाव खुद की सेवा का होता है। जानकारी तकनीकी हो सकती है, ठीक जैसे महासंघ में कुछ लोगों ने इस ग्रह को दूसरों की सेवा में सहायता करने के प्रयास में टेक्निक जानकारी प्रदान किया है। ओरियन समूह के द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी खुद की सेवा के लिए दूसरों के नियंत्रण या हेराफेरी के विभिन्न साधनों का रूप में है। और आगे पूछता है, तो क्या आपका मतलब है कि कुछ वैज्ञानिक टेलीपैथी का रूप से टेक्निक जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि प्रयोग करने की योग्य उपकरणों के रूप में सामने आता है? क्या बोलते हैं? हाँ, ये सही है। हालाँकि नकारात्मक रूप से झुकाव वाले इन तकनीक वैज्ञानिकों ने इन जानकारियों को प्रगति के शांतिपूर्ण साधनों को खोलने के उद्देश्य से प्राप्त की थी, जो एक नकारात्मक सुझाव वाले अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त करने का कारण संभावित विनाश के अंतिम गूंज तक पहुंच गई है, यानी कि उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, यहाँ रहा ये बोल रहे कि कुछ नकारात्मक सोच वाले वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया। पूछता है, क्या इस तरह हमारे परमाणु ऊर्जा के बारे में सीखा, इसी तरह सीखा? क्या यह मिश्रित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों छुपाव का था? बोलते हैं, हाँ, ये सही है। वैज्ञानिकों को एक साथ लेने के लिए जो इकाइयाँ ज़िम्मेदार थी, वे मिश्रित झुकाव के थे। जितने वैज्ञानिक थे, वो सभी आध्यात्मिक सकारात्मक झुकाव के थे, परंतु जिन वैज्ञानिकों ने उनको काम को आगे बढ़ाया, जो मिश्रित झुकाव के थे, जिसमें एक अत्यंत नकारात्मक इकाई थी, जैसे कि आप इसे कहेंगे। तो जैसे इसका जो शुरुआत हुआ था, तब जो वैज्ञानिक थे, सारे जो है सकारात्मक वाले थे। जैसे-जैसे ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ते गए, उसमें कुछ मिश्रित वाले थे, जिन्होंने इसको नकारात्मक दिशा में ले चले। डॉन आगे पूछते हैं, क्या यह अत्यंत नकारात्मक इकाई अभी भी पृथ्वी पर है? रा बोलते हैं, हाँ, ये सही है। डॉन आगे पूछता है, टेस्ला के काम से पृथ्वी पर मनुष्य को कैसे लाभ होता है? इसका उद्देश्य क्या था? डॉन फिर से एक सवाल पूछता है, एक स्किप हुआ था। डॉन पूछता है कि तब मुझे लगता है कि आप
उसका नाम नहीं ले सकते और हम आपसे पूछते हैं कि निकोला टेस्ला को उसकी जानकारी कहाँ से मिली? रा बोलते हैं, जिसे निकोला के नाम से जाना जाता है, उसे महासंघ के सूत्रों से जानकारी मिली, जो सहायता करने के लिए अत्यंत इच्छुक थे। हम कहेंगे वो अपने साथ की इकाइयों पर अस्तित्व को बेहतर जानने के लिए दिव्य रूप से सकारात्मक इकाई था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई भूमक्कड़ की तरह तीसरे घनत्व के माया के कंपनता का विकृतियां ने इस इकाई को अपने साथियों के बारे में गलत धारणाओं के कारण अत्यधिक विकृति कर दिया, यानी कि वो अपने साथियों को पहचाना नहीं, जिसके कारण इसके मिशन बाधित हो गया और परिणाम स्वरूप इसके उद्देश्य का दुरुपयोग हो गया। दोस्तों, ये घुमक्कड़ यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, वॉरियर्स बोल सकते हैं, या हमारे पुराण में जो आता है जिसे आपको सुना होगा, नारायण नारायण। ये जो है कुछ डायरेक्शन देने के लिए अपनी मर्जी से इधर ठीक पर आता है, लेकिन नकारात्मक सोच वाले जो है निकोलो जो है इनका उद्देश्य भटक गए हो। टेस्ला का काम से पृथ्वी डॉन आगे पूछते हैं कि टेस्ला के काम से पृथ्वी पर मनुष्य को कैसा लाभ होता है और इसका उद्देश्य क्या था? राव बोलते हैं, निकोला का प्रमुख उद्देश्य सभी ग्रहों की इकाई को अंधेरे से मुक्त करना था। इस प्रकार इसने इस ग्रह को ग्रहों के क्षेत्र के अनंत ऊर्जा देने का प्रयास किया, ताकि जिसका उपयोग रोशनी और शक्ति के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, निकोला टेस्ला जो है कई संशोधन किया। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, लाइक रिमोट कंट्रोल हो या कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन का लेजर बीम या एक्सरे। और इनका जो न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 1856 और इनका अंत हुआ 1943। डॉन आगे पूछते हैं, ग्रहों की इकाई को अंधेरे से मुक्त करने से आपका क्या मतलब है? रा बोलता है, हम आपके ग्रह के लोगों का रात में होने वाले अंधकार से मुक्त करने के बारे में बात करना चाहते थे। डॉन आगे पूछते हैं, क्या यह अंधकार से आजादी एक के कानून का हिसाब से है, या इसका असली परिणाम क्या है? रा बोलते हैं, इस तरह के आजादी का परिणाम से दो अनुभव पैदा होते हैं। जैसे सबसे पहला अनुभव, ऊर्जा पाने के लिए आपको खास तौर पर अपने पैसे का भुगतान करने को आवश्यकता नहीं होता है। और दूसरा जो है, इस प्रकार जो खाली समय मिलता है, इस आजादी से ये संभावना बढ़ जाती है कि खाली समय का इस्तेमाल खुद के खोजने में और एक के जाने के खोजने में लगाया जा सकता है। आपके ग्रह में ऐसा कुछ लोग हैं जो शारीरिक रूप से दिन के उजाले में अंधेरे तक सचेत रूप से एक के कानून पर चिंतन करते हैं। दोस्तों, जैसे खत्री जी बोलते थे कि 4 प्रकार के सोच वाले होते हैं, जैसे डिजास्टर वाले सोच, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच और मिरेकलस सोच। जब हमको अधिक समय मिल जाता है, हम अपना समय को जो है दूसरे जो पॉइंट बोल रहे हैं निकोला टेस्ला के बारे में कि जो हमको जब समय मिलेगा, ये अगर हमको पूरा ऊर्जा, अगर इसमें अगर हम कम भुगतान करके अगर हमको ऊर्जा मिल सकती थी, तो लोगों के पास अधिक समय बचता था। तो हम अननेसेसरी जो सोचते हैं, उस सोच से हम आगे निकल सकते हैं, जैसे डिजास्टर सोच, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच और मिरेकलस सोच। तो हम सोच में आगे बढ़ सकते थे। मिरेकलस सोच यानी जैसे हम बोल सकते कि इस धरती हुई तो कहाँ से, कैसे हुई? ये सूरज, चाँद के बारे में, ये अनंत संभावना जो है, उस तरीके से हम सवाल-जवाब करके इसका उत्तर पाके हम आगे बढ़ सकते थे। जो ये निकोला टेस्ला का एक उद्देश्य था, जो कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया।
डॉन आगे पूछते हैं, सामान्य तौर पर औद्योगिक क्रांति क्या थी? क्या इसे किसी योजना से लाया जा सकता है? आप पूछते हैं, यह इस सत्र का अंतिम सवाल होगा। ये सही है। वंडर्स कई लहरें में जन्म लेते हैं, जैसे कि वंडर्स यानी जैसे हम नारायण नारायण जो बोला या घुमक्कड़ बोलते हैं, जो आते हैं कुछ गाइडेंस देने के लिए। तो वंडर्स कई ये जन्म अपनी मर्जी से लेते हैं गाइड करने के लिए, लेकिन वो इधर आने के बाद वो भूल जाते हैं। जैसे कि आप उन्हें कह सकते हैं, ताकि दैनिक चक्रों के मांगों से धीरे धीरे आजादी पाने और खाली समय की आजादी की कमी को लोगों तक पहुंचाया जा सके, यानी कि बताया जा सके कि खाली समय की कमी है और उससे कैसे आजादी हुआ जा सकता है। डॉन आगे पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम सवाल है, हमेशा की तरह मैं पूछूंगा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि कार्ला को थोड़ा आरामदायक बनाया जा सके। क्या बोलते, आप पीछा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चिन्हों को सावधानी से एक सीधे में रखा जाना चाहिए। यदि इस समय स्थान में व्यवस्थित कर लिया जाए तो इससे कार्ला को सहायता मिलेगी और उसके भौतिक शरीर को आराम मिलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई छोटा सवाल है जिसका जवाब हम इस सत्र को समाप्त करने से पहले दे सकते हैं। डॉन पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि छोटा सवाल है या नहीं, ताकि हम इसे आगे के लिए रखा सकते हैं, लेकिन मेरा एकमात्र सवाल है कि ओरियन समूह के लड़ाके ऐसा क्यों करते हैं? उनका असली उद्देश्य क्या है? हो सकता है इसका जवाब काफी लंबा हो। राम बोलते हैं, इसका जवाब लंबा नहीं है। खुद की सेवा करना सभी की सेवा करना है। यदि खुद की सेवा को इस नजरिए से देखा जाए कि यदि वो इकाई खुद के लाभ के लिए ताकत की प्राप्ति विकृति होती है, तो इसके लिए उसे दूसरे के साथ हेराफेरी करके उनके निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ जो राम बोलना चाह रहे हैं कि जो खुद की सेवा में लगे रहते हैं, उनको हमेशा ऊर्जा बढ़ाना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो हेराफेरी करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम अगर सही है तो डरने की क्या जरूरत है? क्या हम अगर सही रास्ते में एक ही कानून के पालन करें तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हेराफेरी करने वाले हैं, उनको हमेशा अपना ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है। यही राम बोलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। जैसे हमेशा राम बोलते हैं, हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी, शक्ति और शांति के घेरे में छोड़े जाते हैं। आदनि मेरे वसो, आदनि वसो। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके।
बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। I am protected. I am protected. I am protected. Thank you so much.